Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we were studying different principles of effective writing. हमने तकरीबन 5 प्रिंसिपल्स पढ़े थे और अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कीप इट सिंपल, कि अपनी तहरीर को सिंपल रखिए. If one wants to make his or her message easy to understand, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि अपने मैसेज को easy to understand बनाए, then simple sentence structure and simple vocabulary should be used. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सिंपल होना चाहिए और वोकेबलरी भी सिंपल होनी चाहिए. लफ्ज़ों का चुनाव भी सिंपल होना चाहिए, मुश्किल लफ्ज़ यूज़ ना किए जाएं. फॉर एग्जाम्पल, दिस सिस्टम इज डिजाइंड विद द एम ऑफ हेल्पिंग इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. कहता है कि ये सिस्टम बनाया गया है विद द एम ऑफ हेल्पिंग इम्प्रूव, जिसका मकसद इम्प्रूव करने में मददगार होना है. किस चीज़ को इम्प्रूव करने में? द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने में. विद विच पीपल, जिसके साथ लोग. किस चीज़ की इफेक्टिवनेस हो रही है जी? जिसके साथ लोग फाइंड पार्किंग स्पॉट्स, कि लोग पार्किंग स्पॉट्स, पार्किंग की जगहें तलाश कर सकेंगे इन द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ शिकागो. शिकागो ज़िला के दरमियान में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, मतलब तिजारती शिकागो के ज़िले के दरमियान में पार्किंग की जगह के सेंटर में पार्किंग की जगह तलाश करने में ये मददगार साबित होगा सिस्टम. तो इतना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर इसको बना दिया गया सेंटेंस को. तो नीचे लिखता है सेंटेंस ठीक है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, माना समझना मुश्किल है. दिस सिस्टम विल मेक पार्किंग इन शिकागो डाउनटाउन ईजियर. ये सिस्टम शिकागो डाउनटाउन, डाउनटाउन मीन शिकागो के बिल्कुल सेंटर में, शिकागो शहर के दरमियान में पार्किंग को आसान बना देगा. इतनी सी बात थी जिसको इतना घुमा फिरा कर 3 लाइनों में बयान किया गया. तो इस चीज़ से एवॉइड करना है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल 7, यूज़ एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस यूज़ करना है सेंटेंस रादर दैन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस से एवॉइड कीजिए. यूज़ एक्टिव वॉइस टू मेक द मैसेज सिंपल एंड डायरेक्ट. अपने मैसेज को सिंपल और डायरेक्ट रखने के लिए एक्टिव वॉइस यूज़ कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अब ये गलत मिसाल दे रहा है यहाँ पर इनकरेक्ट की, कि एक्टिव वॉइस शुड बी यूज्ड इन सेंटेंस. तो अब यहाँ इस जुमला में ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस शुड बी यूज्ड, एक्टिव वॉइस यूज़ किया जाना चाहिए जुमले में. तो ये फ़िक्रा खुद पैसिव वॉइस का है. तो इसकी बजाय सही जुमला एक्टिव वॉइस में यूँ बनेगा, यूज़ एक्टिव वॉइस सेंटेंस, एक्टिव वॉइस इन सेंटेंसेस. जुमलों में एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करें. तो ये एक्टिव वॉइस हो गया. तो इस तरह एक्टिव वॉइस जुमला जो है वो ज़्यादा बेटर है. नोट दैट सेकंड सेंटेंस इज शॉर्टर एंड हैज़ ए सिंपलर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन. कहते हैं दूसरा जुमला शॉर्टर भी है और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी इसका सादा है. नेक्स्ट है अवॉइड jargon, idioms, acronyms and cultural references.
इन चीज़ों से अवॉइड करना है। अब ये चीज़ें हैं क्या, एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। जार्गन किसी भी स्पेसिफिक एक फील्ड की यू कैन से लैंग्वेज है, या किसी ख़ास फील्ड की टर्मिनोलॉजी है। मिसाल के तौर पर रियलाइज़ करना, अब ये इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब है हम यूजुअली पढ़ते आए हैं, रियलाइज़ करना मीन समझना, अदराक होना, एहसास होना। ये इसके सारे मतलब हैं कि किसी चीज़ का एहसास हो जाना, किसी चीज़ को समझ जाना, तो अदराक हो जाना, रियलाइज़ करना। जबकि रियलाइज़ का लफ्ज़ ही जब हम लॉ की लैंग्वेज में, कानून की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कि द प्रॉपर्टी हैज़ बीन रियलाइज्ड, कि जायदाद रियलाइज हो गई। तो अब यहाँ पर जायदाद रियलाइज हो गई, तो यहाँ रियलाइज से मुराद लॉ की टर्म में कि वो जायदाद पैसे की फॉर्म में आ गई, किसी भी तरीके से उसको बेचकर नीलामी की सूरत में, या किसी भी तरीके से पैसे की फॉर्म में वो आ चुकी है। तो ये है रियलाइज करना। तो इस तरह हम यहाँ पर अब रियलाइज, ये जैर्गन हो गया लॉ की टर्म में। तो इस तरह हर फील्ड, लॉ के अलावा जोलॉजी में भी आप देख लेंगे और केमिस्ट्री में भी देख लेंगे, बहुत सारे अल्फाज हैं ऐसे जो कि यूजुअली उनका मीनिंग कुछ और है, लेकिन उस ख़ास फील्ड में आके वो एज ए टर्म यूज़ होते हैं, तो उन्हें हम जैर्गन कहते हैं। तो जैर्गन से अवॉइड करना, क्योंकि जैर्गन जो है वो एक ख़ास स्पेसिफिक फील्ड का आदमी तो समझ लेगा, लेकिन जो जिससे मुतल्लिका वो जैर्गन है, लेकिन दूसरी फील्ड का शख्स उसको नहीं समझ पाएगा। तो इस तरह की लैंग्वेज से अवॉइड किया जाए, ईडियम से अवॉइड किया जाए। ईडियम्स हर शख्स नहीं समझ सकता। जैसे आप लोगों को ने ईडियम्स एफएससी में पढ़े होंगे, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स फसाद की जड़। तो इसी तरह एन एप्पल ऑफ आई, तो आँख का तारा होना। तो इस तरह ये ईडियम्स हैं, इनसे भी अवॉइड कीजिए क्योंकि हर आदमी इनको नहीं समझता। नेक्स्ट है एक्रोनिम्स। एक्रोनिम से भी अवॉइड कीजिए। लाइक एक्रोनिम्स ये भी ऐसे लफ्ज़ हैं, ऐसे मुखफ़फ़ात हैं, शॉर्ट फॉर्म जो एब्रीवेशन है, ऐसे एब्रीवेशन हैं जिनका कोई लफ्ज़ बन जाए, जिनको हम प्रोनाउंस कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वापडा। अब वापडा बजाते खुद ये कुछ किसी चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि एब्रीवेशन है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस तरह वाटर, डब्ल्यू फॉर वाटर, और ए फॉर एंड, और उसके बाद पी की बारी आती है, पी फॉर पावर, एंड डी की बारी आती है डेवलपमेंट, और आखिर में ए आता है अथॉरिटी, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अब ये एब्रीवेशन था WAPDA। तो इसकी बजाय ये चूँकि एक लफ्ज़ बन रहा है यहाँ पर, इसको प्रॉपर लफ्ज़ बना दिया गया है, एक्रोनिम बना दिया गया। तो ये एक्रोनिम्स है, इस तरह हम इनको एक्रोनिम कहते हैं। एंड कल्चरल रेफरेंसेस, और किसी ख़ास कल्चर का कोई चीज़ है, कल्चर से मुतल्लिका कोई चीज़ है स्पेसिफिक, तो उससे भी अवॉइड कीजिए क्योंकि वो एक ख़ास ऑडियंस के लिए हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड कीजिए। तो यहाँ पर भी यही बात ही लिखी गई है कि ये चीज़ें जो है, इनसे अगर आप अवॉइड करेंगे तो फिर आपका मैसेज जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वे हो सकेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्ट्रक्चर द राइटिंग। अपनी राइटिंग का स्ट्रक्चर बनाइए, उसका एक ढांचा बिल्डअप कीजिए। Any written message should have a simple and clear logical structure। किसी भी रिटर्न मैसेज का सादा और वाज़े अंदाज में मंतकी एक स्ट्रक्चर होता है। A well structured message has a built-in road map for the reader to follow। एक बेहतरीन
स्ट्रक्चर्ड जो मैसेज है उसमें कहता है कि एक बिल्ड इन रोड मैप है, उसमें पहले ही से एक रास्ता मुतय्यन होता है, एक रास्ता उसमें यू कैन से फिक्स्ड होता है उस मैसेज में ही, कि वो रीडर उसको फॉलो कर लेता है, रीडर को आसानी से समझ आ जाता है, यूँ कहना चाहता है यहाँ पर ये। दिस रोड मैप हैज़ इनफ साइंस एंड क्लूज, और कहता है कि ये रास्ता ऐसा है सादा स्ट्रक्चर का, जो स्ट्रक्चर्ड राइटिंग है उसमें कहता है कि वो एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें साइंस और क्लूज होते हैं, इशारे कनाए होते हैं, दैट हेल्प ए रीडर टू ट्रेवल फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, के जो कि जिस रास्ते पर रीडर आसानी से स्टार्ट करता है और फिनिश कर देता है अपने आइडियाज़ को, अपने सफ़र को। तो मीन्स दैट राइटर का मैसेज कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लेता है। तो यहाँ पर ये बताना ये चाहता है कि जो स्ट्रक्चर्ड राइटिंग है उसमें इजी टू अंडरस्टैंड राइटिंग है, उसमें आसानी से रीडर समझ जाता है बात को, और उसी में कुछ ऐसे इशारे किनारे होते हैं कि अगर लैंग्वेज कोई ऐसे लफ्ज़ मुश्किल हों भी तो वो उसकी लैंग्वेज जो है ओवरऑल वो हमें उसका माना समझने में मददगार साबित होती है। One should always put some thought into the structure of paragraph or a report। कहता है कि आदमी को जो है किसी रिपोर्ट या पैराग्राफ के स्ट्रक्चर की थॉट जो है वो पुट करनी चाहिए, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ थॉट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, वाई डू यू लाइक लिविंग इन मरी, आप मरी में रहना क्यों पसंद करते हैं? आंसर आंसर दिया है, आई लाइक लिविंग इन मरी बिकॉज ऑफ ग्रेट वेदर एंड वंडरफुल पीपल। तो दो यहाँ पर पॉइंट्स बता दिए, एक तो ग्रेट वेदर और दूसरा पॉइंट वंडरफुल पीपल। एक्सप्लेन द थीसिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को वजाहत कीजिए। बाय ब्रेकिंग इट इनटू टू सब पॉइंट्स एंड discussing each of sub points in more detail. For each of sub points you can provide additional detail to make your sub points more understandable। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो बातें बताई हैं, ये जो स्टेटमेंट इसने लिखी है, अब वो रीज़न दे रहा है दो, एक तो ग्रेट वेदर की और दूसरा वंडरफुल पीपल की। अब ये दोनों रीज़न अलग अलग हैं जिनका आपस में कोई इतना ख़ास वो नहीं है आपस में लिंक्ड इनका, बजाय इसके कि रीज़न यूँ दी जाए कि पहली रीज़न जो थी वो थी ग्रेट वेदर की, तो ग्रेट वेदर वाली रीज़न यूँ दी जा रही है, इट इज़ सन्नी एंड वार्म इन मरी ऑल ईयर अराउंड। तो ये इसकी रीज़न यहाँ पर दे दी गई कि ये सन्नी है और वार्म है। और नेक्स्ट है कि पीपल आर फ्रेंडली एंड हेल्पफुल इन मरी, पीपल जो है वो फ्रेंडली और हेल्पफुल है। तो इस तरह दो अलग अलग बना के पॉइंट्स दे दिए गए, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो अब यहाँ पर ये इसने कंक्लूजन में वेदर एंड पीपल मेक मरी ए परफेक्ट प्लेस टू लिव इन, तो यहाँ पर ये इस तरह उसने कंक्लूड किया और ये आगे इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ बनाया है। तो वो एक थॉट थी, उस थॉट को लेकर इसने आगे पूरे पैराग्राफ में डिस्कस किया है। तो इस तरह एक स्ट्रक्चर्ड आपकी राइटिंग होनी चाहिए। पहले आपके माइंड में थॉट हो, क्या करना चाहते हैं आप, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी पिछली क्लासेस में, मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल्स। हर पैराग्राफ में ये बात भी आप ऐड कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ कि हर पैराग्राफ में एक मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल्स होनी चाहिए। ये भी यही बातें हैं, यही बात है जो इसमें स्ट्रक्चर्ड राइटिंग में कहना चाह रहा है। यहाँ पर उसने टर्म यूज़ नहीं की, लेकिन बात यही है जो मैं बताता हूँ कि हर सेंटेंस में एक मेन आइडिया होता है, जैसा यहाँ पर वेदर एंड पीपल मेक मरी ए परफेक्ट प्लेस टू लिव इन। एक मेन आइडिया होता है जो कि सेंटेंस के शुरू में बयान कर दिया जाता है। पहले फिक्रा में अमूमन टॉपिक सेंटेंस कहलाता है वो जुमला।
तो उसमें मेन आइडिया होता है, राइटर जो कहना चाहता है वहाँ पर वो बात बता देता है। बाज़ मेन आइडिया इस तरीके से नहीं दिया जाता, बल्कि ख़ुद वहाँ से हम अखज़ करते हैं उसको, मतलब डिराइव्ड मेन आइडिया भी कहते हैं, तो इम्प्लीमेंटेड मेन आइडिया। तो मेन आइडिया को जो आपकी थॉट है वो एक्चुअली आपकी थॉट है, तो मेन आइडिया को तरवीज देने के लिए, मज़ीद उसकी अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स आपको चाहिए होंगी जो आपकी मेन आइडिया को प्रमोट करेंगी। तो वो सपोर्टिंग डिटेल्स जो कि सारी की सारी मेन आइडिया को ही प्रमोट कर रही होंगी, तो उनको आप बारी बारी बयान करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो है, किसी शख्स को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो अब क्रिकेट के बारे में वो किसी एक पैराग्राफ में लिखता है, तो अब तमाम बातें क्रिकेट के हमायत में होनी चाहिए कि उसको क्यों पसंद है। तो सारी की सारी बातें जो क्रिकेट की पसंदीदगी में हैं, तमाम तर रीज़न्स, वो वहाँ पर बयान की जाएंगी, और वो रीज़न्स सपोर्टिंग डिटेल्स हो जाएंगी जो कि सपोर्ट कर रही होंगी मेन आइडिया को। और मेन आइडिया क्या था कि क्रिकेट उसको पसंद है, उस शख्स को। तो इस तरीके से ये आप लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल 10 कि पुट इम्पोर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। जो चीज़ें अहम हैं उनको पहले बयान कीजिए, और जो चीज़ें गैर अहम हैं उनको बाद में बयान कीजिए। द एसेंस ऑफ मैसेज शुड बी स्टेटेड अप फ्रंट। मैसेज का जो एसेंस है, जो असल उसका मगज़ है, वो पहले बयान किया जाए। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैसेज शुड कंटेन नॉट ओनली मेन आइडिया। पहले पार्ट में मैसेज के ना सिर्फ मेन आइडिया होना चाहिए, बट आल्सो ए ब्रीफ जस्टिफिकेशन, बल्कि उसकी एक मुख्तसर सी वजाहत भी होनी चाहिए एज़ टू वाई द मैसेज इज़ इम्पोर्टेंट, कि मैसेज इम्पोर्टेंट क्यों है, यानी कि सपोर्टिंग डिटेल्स भी होनी चाहिए मेन आइडिया के बाद। क्लियरली आर्टिकुलेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैसेज कैन मोटिवेट द रीडर्स टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द मैसेज। कहते हैं कि जहाँ पर क्लियरली आर्टिकुलेट कर दिया जाए, क्लियरली बयान कर दिया जाए मैसेज की अहमियत को, तो ये चीज़ जो है रीडर को समझने में और मैसेज को याद रखने में मोटिवेट करती है, मददगार साबित होती है। ऑल द डिटेल्स, क्लैरिफिकेशंस एंड एग्जाम्पल शुड फॉलो द मेन मैसेज, नॉट प्रोसीड इट। कहते तमाम तर तफसीलात, वजाहतें और मिसालें, उनको कहता है कि शुड फॉलो द मेन मैसेज, उनको मेन मैसेज को फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ को फॉलो करें, वो मेन मैसेज को उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर एक इसने एग्जाम्पल के तौर पर पैराग्राफ यहाँ पर दिया है, तो इसे पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर किस तरीके से ये इनकरेक्ट मैसेज और फिर उसके बाद करेक्ट मैसेज यहाँ पर बयान करता है ये। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, तो यहाँ तक हम इसको एंड करते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।